मैडम ये लग हेलो, हम लोग जुड़ चुके हैं। तो हम कल जैसा कि हमने कहा था कि हम लोग कल से क्लास स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कि क्वेश्चन कभी कभार आया क्वेश्चन फिर से आ जाता है, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे उसी अनुभव पर, उसी बेस पर ही क्वेश्चन आता भी है सीटेट में। अब तो बहुत सारा पैटर्न बदल चुका है, पैटर्न नहीं यही क्वेश्चन होता है, बस उसका थोड़ा बहुत नज़रिया बदल गया है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया है, वो बड़ा बड़ा आंसर है, बड़ा क्वेश्चन है यही, उसको समझना है कॉन्सेप्ट से। लेकिन आप लोग को पहले ये समझ में आ जाए, उसके बाद उसको समझने में थोड़ा कम ये होगा। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन है हमारा 2012 का नवंबर का पेपर है। 12 का ही पहले अपलोड कर दिए हैं, जैसे जैसे अपलोड होगा उस तरह से हम आप लोग को देंगे। और हमारे साथ है आप लोग भी क्वेश्चन पढ़े और अपने से क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश करें। आप रूपी आप लोग धीरे धीरे करके आप लोग का भी समझ में आ जाएगा सब कुछ किस तरह से आंसर बनता है। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं समस्याएं क्या है? सीखने, उसका अधिगम कहा जाता है, अधिगम या सीखने। हम लोग को सीखने में निर्योग्यताएं समस्या क्या है? आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करें। उन बच्चों में पाई जाती है विशेष जिनमें पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। औसत से श्रेष्ठ बुद्धिलब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, या अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में संबंध रखते हैं। तो आप लोग भी बताने का प्रयास करेंगे। हमारा आंसर क्या होगा? ए होगा। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनमें पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं को ग्रसित होते हैं। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिसमें पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। ये हमारा सीखने संबंधी निर्योग्यताएं का समस्या है। तो ठीक है, हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक बच्चा जो डैश से ग्रसित है वह से को वास अनक्लियर को न्यूक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है, जैसे कि बी को डी और डी को बी समझता है। उस बच्चे को हम क्या कहेंगे? उस बच्चे को, इसमें हम लोग, ये अधिगम विकार है जो 7 प्रकार के, मिनिमम तो 7 प्रकार के देते हैं जो विकार होते हैं बच्चे में पाई जाती है। इस तरह का विकार विकास होने से ग्रसित होता है, थम जाता है, जैसे कि डिस्मोर्फिया क्या है? ये भी एक प्रकार का विकार है। डिसलेक्सिया ये क्या है? ये भी एक प्रकार का विकार है जो सो को वास को सो, अनक्लियर को न्यूक्लियर, न्यूक्लियर को अनन्यूक्लियर में परिवर्तन नहीं कर पाता है, और बी को डी बोलता है, डी को बी बोलता है, इसलिए इसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया कहा जाता है। तो हमारा आंसर आ गया 2। तो ठीक है, ये दोनों कोई विकार नहीं है, ये दोनों मतलब चीज़ नहीं है। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ेंगे। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के निम्नलिखित चरण आते हैं। कौन सा आता है? प्रतिक्रिया, क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, पूर्व प्रक्रमण, श्रेणीकरण। इसको हम चरण में बांटेंगे, जैसे इसको अलग अलग से दिया गया है तो उसको हम अच्छे से चरण में बांटेंगे। इसमें सबसे पहले कौन आ जाएगा? इसमें सबसे पहले कौन आएगा?
हमारा आंसर कौन होगा? 2। पहले पूर्व प्रक्रमण आएगा, उसके बाद श्रेणीकरण आएगा, उसके बाद प्रतिक्रिया चयन आएगा, उसके बाद प्रतिक्रिया क्रियान्वयन आएगा। इस तरह से हम चरण में इसको बांटेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रतिभाशाली विद्यार्थी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी उसे कहा जाता है जो गॉड गिफ्टेड होता है। इसका IQ लेवल कितना होता है? 110 से लेकर 140 तक इसका IQ लेवल होता है। जो सृजनशील व्यवहार करता है, खोजपूर्वक व्यवहार करता है, कुछ ना कुछ खोजते ही रहता है ये अपने आप से, इसको प्रतिभाशाली विद्यार्थी कहा जाता है। इसका आंसर कौन सा होगा? आप लोग बताने की कोशिश करें। ये खुद चाहता है कि हम खुद ही अपने आप से निर्भर रहे, हम खुद इस कार्य को कर सके, इस तरह से ये व्यवहार करता है। तो कौन सा होगा इसका आंसर? अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, या अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कर पाते हैं। तो हमारा आंसर 1 होगा। अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, ये किसी का सहारा लेना नहीं चाहता है। ये प्रतिभाशाली क्या होता है? बच्चे होते हैं। आंशिक पुनर्वलन किसे कहा जाता है? सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, वास्तविक कक्षा में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। क्या का इसका आंशिक पुनर्वलन क्या होता है? तो इसमें यह होता है कि सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है। बच्चा को सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है। 1 आ जाएगा। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश से होता है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे, ये भी हमारा एक प्रकार का क्या है? तो विकार है, शारीरिक रूप से विकार है। हमारा शरीर में मान लीजिए हमारा हाथ है, तो हमारा हाथ कांपने लगेगा या हमारा शरीर कांपने लगेगा, तो हम कुछ लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। इसलिए इसका दूसरा नाम भी शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को डिस्ग्राफिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस तरह से हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। किस तरह का अनुभव कर सकते हैं? जीवन के बारे में परिवृत्ति के भाव, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्ध के भाव। क्या प्रभाव होता है? इसका अनुभव होता है किशोरों में। किस तरह से अनुभव होता है? किशोर चाहते हैं कि स्वयं कोई काम करे या किसी का कहा हुआ कार्य ना करे, हम अपने दोस्तों मित्र के ही साथ रहे। और दोस्त मित्र जो कहता है, जो अपने आप से जो निर्णय लेता है और उस निर्णय पर चलने का कोशिश करता है, इसलिए इसका आंसर हमारा 7 का 2 आ जाएगा। दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ओके, ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाएंगे। इसे कौन सा सूक्ष्म बौद्धिक कौशल का उदाहरण है? कूदना, दौड़ना, लिखना, चढ़ना। कौन सा है? निम्नलिखित सूक्ष्म गति। सूक्ष्म गति होता है, जिससे कहा जाता है फाइन मोटर स्किल। और सूक्ष्म और स्थूल गति का होता है, तो जो सूक्ष्म होता